ओके, सो हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है इन फॉर्म नंबर CRA 2 कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, ये इंटीमेट करना है। तो ना अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए वो यही दिए हुए, समझिए इस पॉइंट को क्या बोल रही है। जैसे मान लो हमें कहा है कि आपको मैक्सिमम लिमिट कितना है, 180 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 दिन के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो जब आपने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइलिंग करनी है। अगर मान लो मैंने अपॉइंटमेंट अप्रैल में ही कर दिया, तो जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर रहे हो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ही आपको उस बोर्ड मीटिंग की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड दे दिया whichever is earlier, 180 डेज कंप्लीट हो या फिर बोर्ड मीटिंग हो जाए आपका, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंटीमेशन सेंड करना है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। नाउ ये 180 डेज आपके 180 डेज के अंदर ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपने हार्डली 30 सितंबर को ही अपॉइंटमेंट किया, 29 सितंबर जो भी डेट आता है 180 डेज कैलकुलेट करने पे, तो हैंड टू हैंड आपको क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट कर इंटीमेट कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन दैट केस आपका 30 डेज वाला टाइम पीरियड क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम है कि 180 डेज के अंदर अंदर तो वो फाइनली क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए और उसकी इंटीमेशन भी हमारी गवर्नमेंट के पास में चली जानी चाहिए। तो क्या लिखा है देखिए, कॉस्ट ऑडिट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंदर विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। File a notice of such appointment with central government within a period of 30 days of board meeting in such appointment is made। जिसमें भी मेड हुआ उसका 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। File a notice of such appointment within this with the central government within a period of 180 days from the start of the financial year whichever is earlier। ठीक है, इन दोनों में से जो काम जल्दी हो जाए उसमें आपको इंटीमेट कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हार्डली हमारे पास कितने दिन है, 180 डेज है कि आपको अपॉइंटमेंट भी करना है और साथ में इंटीमेशन भी देना है, ठीक है। अगर जल्दी अपॉइंट कर दिया, जैसे मान लो अप्रैल में ही अपॉइंट कर दिया तो 30 दिन मिल जाएंगे। अब आप सितंबर तक का वेट करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा 30 डेज नहीं देंगे क्योंकि हमारे 180 डेज कंप्लीट होने वाले हैं ना। तो अकॉर्डिंगली जब तक 180 डेज कंप्लीट हो तब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देना है, इंटीमेट कर देना है। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस स्टूडेंट? यस मैम। आपके जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर वो इसके आने के ज्यादा चांसेस है कि कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए, तो विद इन 180 डेज। नाउ ये पढ़ते हैं, ऑडिटर शैल कंटिन्यू द ऑफिस, जब से बंदा अपॉइंट हो गया, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो गया। अब वो बंदा कितने दिन तक हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर रहेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने उसे 19-20 के लिए अपॉइंट किया है तो वो 2020 के एंड होने के बाद में तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा आपका 19-20 का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मार्च 20 के बाद में ही बनाएगा। तो जब ईयर एंड हो जाता है, जब आपका ईयर एंड हो जाता है उस समय से, ठीक है, जब उसने आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया या फिर विद इन 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज तक मैक्सिमम उसका क्या है, टाइम पीरियड है कि वो एज एन ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है। या फिर अगर उसने जल्दी ही आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसने आपको रिपोर्ट जून के अंदर ही दे दिया, तो अब थोड़ा ना हम उसे कॉस्ट ऑडिटर कहते रहेंगे, आपका काम खत्म हो गया, आप आपकी पोस्ट से हट गए। तो क्या टाइम पीरियड हो गया उसका, क्या टेन्योर हो गया, या तो उसने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, अदरवाइज 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द रिपोर्ट। ओके, क्लियर सबको? कितना उसका टेन्योर? मैम ये लास्ट वाला पॉइंट वापस बता दो।
यस, लास्ट वाला पॉइंट ऐसा है, मैं आपको थोड़ी सी विथ देखिए, आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1920, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कब तक हो जाना चाहिए आपका? विद इन 180 days of start of the year. Yes. ठीक है, मतलब हमारा ईयर स्टार्ट कब से हुआ? 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे 180 डेज, तो 1 अप्रैल हो गया एक, तो यानी आप काउंट कीजिए कैलकुलेटर पे, अप्रैल के अंदर 30 डेज, फिर मई के अंदर 31 डेज, ऐसे काउंट करके बताइए 180 डेज क्या आता है आपका? September. 27 सितंबर, तो यानी कि 27 सितंबर 2019 तक आपको क्या कर देना है? इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देना है, ठीक है ना। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म CRA 2 फाइल करना पड़ेगा। CRA 2 फाइल करेगा, कौन करती है? कंपनी करती है। किसको करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है। कितने टाइम पीरियड में फाइल कर देना चाहिए? तो जिस दिन आपका बोर्ड मीटिंग हुआ, जिसके अंदर ये अपॉइंटमेंट हुआ, उसके 30 दिन के अंदर। अगर मैं कहूं आपकी बोर्ड मीटिंग हुई 30th अप्रैल 2019 को, है ना, इस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, आपने अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कर दिया, ठीक है। तो इस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 डेज कितना हो गया? 30th मई तक आपको क्या करना है? CRA 2 फाइल करना है। बट अगर मान लो आपने जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट हुआ हमारा ऑडिटर, वो बोर्ड मीटिंग हुई 15 सितंबर 2019 को, तो अब आपको 30 दिन नहीं मिलेंगे, अब आपको ये 180 डेज वाला क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ठीक है। आपका हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, हो गया इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो अब आपके लिए फाइलिंग डेट क्या हो जाएगी? 27 सितंबर 2019। आपको क्या करना है? CRA 2 फाइल करना है। जो लैंग्वेज है विच एवर इज अर्लियर, वो इसके अकॉर्डिंग है। 2 अलग अलग केसेस समझाए मैंने, क्लियर ये सबको? Clear. Yes. ठीक है, चलिए ना, अब हमने CRA 2 भी फाइल कर दिया, अपॉइंटमेंट हो गया, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1920, तो हमारे बंदा आएगा, कॉस्ट ऑडिटर आएगा। कॉस्ट ऑडिटर भी हमेशा ईयर एंड पे ही आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर आकर के हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा। ऑडिट किया उसने, ठीक है, वो 31 मार्च 2020 के बाद में हमारे यहाँ पे आएगा। अब मान लिया हमने उसको टाइम लगा ऑडिट करने में, और ऑडिट कंप्लीट किया उसने, 30 जून 2020 को, 2020 को उसने ऑडिट कंप्लीट किया, और ऑडिट रिपोर्ट उसने हमें सबमिट किया, है ना। ऑडिट करने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी तो टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं 15 जुलाई 2020 को उसने हमें ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया। जब आपने हमें ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो अब आपका कोई काम है क्या? हमारे यहाँ पे काम नहीं है, तो आपका क्या हो गया? टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब आप हमारे कॉस्ट ऑडिटर नहीं है, तो आपका टाइमिंग कब से रहा? जब से हमने आपको अपॉइंट किया, हमने आपको अपॉइंट किया 30 अप्रैल 2019 से, तो 30 अप्रैल 2019 से 15 जुलाई 2020 तक आपका क्या हो गया? टेन्योर हो गया। तो टेन्योर कहीं पे क्लियर लिखा हुआ नहीं है, डेट्स के अंदर गिवन है, क्लियर। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया, आपका पूरा टेन्योर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मान लो उसने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया है,
ठीक है, सबमिट नहीं किया तो लास्ट डेट के क्या दिया हुआ है हमने आपको, मैक्स टू मैक्स आपको कब तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना है। विद इन 180 days of end of फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब 31 मार्च 2020 को हमारा साल खत्म हो रहा था, तो 31 मार्च 2020 से 180 दिन आप ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगेन वही सितंबर डेट आएगी। सितंबर में आपको क्या देनी है, लास्ट डेट है कि आपको कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट करके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ तो लास्टली आपका 27 सितंबर को टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्लियर और यस मैम। क्लियर? ठीक है, तो इस साथ के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्या? अगर आपको क्या इस पर्टिकुलर डेट तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, क्योंकि एक्ट ने तो आपको यही टाइम दिया है। अगर किसी रीजन से आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आगे अप्लाई करना पड़ता है कि भाई इन पर्टिकुलर रीजन से ऑडिट नहीं हो पाया तो आप हमें थोड़ा सा ग्रांट दो। अब ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट जितना आपको टाइम पीरियड दे देता है 1 मंथ 2 मंथ्स या 15 दिन, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी हो जाता है। ओके मैम, इस बार भी इंक्रीज हुई थी क्या डेट, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए हुई थी? मेरे को कॉस्ट ऑडिट का नहीं पता, फाइनेंशियल का जरूर इंक्रीज हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैं ऑडिट ओनली फाइनेंशियल ऑडिट सीए का सीओपी लिया हुआ है, तो सीएमए का कॉस्ट ऑडिट का इंक्रीज हुआ नहीं हुआ वो नहीं आइडिया। चलिए, अब आगे पॉइंट आता है हमारे पास में कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड। कैजुअल वैकेंसी समझते हैं आप लोग? यस मैम। मतलब बंदे की डेथ हो गई, डिसेबल हो गया, पागल हो गया किसी भी रीजन से, है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। तो कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं। कौन फिल करेगा? शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बताती हूँ, याद रखना, है ना। क्या? अगर फाइनेंशियल ऑडिटर का, वैसे हम ये डिफरेंस आगे भी पढ़ेंगे बट अच्छे से ध्यान रखना ताकि क्या माइंड में हमेशा हर चीज क्लियर रहती रहे। फाइनेंशियल ऑडिटर के केस के अंदर, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता है, अगर वहां पे कैजुअल वैकेंसी होती है ना, तो अदर देन रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई तो मेंबर्स फिल करते थे, और बाकी डेथ की वजह से हुई, वो डिसेबल हो गया, पागल हो गया, ठीक है, उस वाली वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी होती थी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते थे। फाइनेंशियल के केस में अलग अलग सिचुएशन है, रेजिग्नेशन की वजह से तो मेंबर्स और अदर केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट कॉस्ट ऑडिटर के केस के अंदर चाहे किसी भी रीजन से कैजुअल वैकेंसी हो रही हो, हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। और वही CRA 2 का वापस से लिखा है इन्होंने कि आपको कैजुअल वैकेंसी में भी वापस से अपॉइंटमेंट होगा तो अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन 30 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, अब सारा CRA की फुल फॉर्म एक बार बता। कंपनीज रिकॉर्ड्स कंपनीज रिकॉर्ड्स ऑर्डर तो नहीं होगा, कंपनीज रिकॉर्ड्स और ऑडिट करके इन्होंने कुछ दिया है, फॉर्म का नेम गिवन है ये तो आपका। ठीक है, चलिए, अब CRA 2 की बात हो गई। CRA 1 में रिकॉर्ड्स बनाए थे, CRA 2 के अंदर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे दिया। ओके, नाउ CRA 3, ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट किया, कॉस्ट ऑडिट करने के बाद में वो क्या करेगा? सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कॉस्ट ऑडिटर इन CRA 3। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कितने टाइम पीरियड में करनी है, वही 180 डेज के अंदर अंदर आपको, ईयर एंड के 180 डेज के अंदर अंदर सबमिट कर देना चाहिए। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे उस ऑडिट रिपोर्ट का? ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है। इन विच फॉर्म? CRA फॉर्म, CRA 4। CRA 4 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपको क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है? CRA 4 फाइल करने की कंपनी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऑडिटर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैम वो 180 डेज थे तो वो कॉस्ट ऑडिटर देता है मैनेजमेंट को? हाँ, कॉस्ट ऑडिटर देगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिटर ही सबमिट करेगा, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे बहुत ही सिंपल सी चीजें लिखी हुई है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर, तो सबको पता है, वही जिसके पास में CMA के फुल टाइम प्रैक्टिस है, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर दोनों की सेम क्वालिटीज है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम इसे 2 बार नहीं पढ़ेंगे, ओनली 1 टाइम पढ़ेंगे। तो ये अभी भी आएगा आपके, और जब हम फाइनेंशियल ऑडिटर वाला कंपनीज एंड कंपनीज ऑडिटर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये सेक्शन रिपीट होएगा। दिस इज सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तब वहां पे हम इसे पढ़ेंगे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नाउ ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्या फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका रोटेशन से रिलेटेड। आप लोगों ने पढ़ा है रोटेशन क्या होता है ऑडिटर्स का? मैम डायरेक्टर्स का पढ़ा है। मैम डायरेक्टर का पढ़ा था। अच्छा, डायरेक्टर का पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बंदा रहेगा, फिर उसको हटा करके हम किसी अनदर बंदे को हायर करेंगे, है ना, ये होता है रोटेशन का मतलब। तो जो आपके फाइनेंशियल ऑडिटर है, जो हमारा चैप्टर अब आएगा फाइनेंशियल ऑडिटर का, उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ऑडिटर का रोटेशन होता है। थोड़े टाइम तक आप रहोगे, फिर हम आपको हटा करके दूसरा बंदा अपॉइंट कर देंगे। तो क्या सेम चीज कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है क्या? तो नहीं, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता, एज पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, रियल लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए रोटेशन खुद अपनी मर्जी से लगाती है ना, अपनी इच्छा से लगाती है। बट कंपनीज एक्ट हमें कभी भी नहीं कहता कि कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी रोटेशन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये यही चीजें लिखी हुई आपकी। इज रोटेशन एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर? तो नो, एज पर कंपनीज एक्ट रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये देखिए, इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट though there is no statutory provision for rotation of cost auditor के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट इन रियल लाइफ आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनकी प्रैक्टिस है कि वो रोटेशन एप्लीकेबल करते हैं। ओके, नाउ रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है ऑडिटर का? तो अपॉइंटमेंट जो बंदा कर रहा है वही आपका रेम्युनरेशन करेगा, तो वही ऑडिट कमिटी रिकमेंड करती है। ये लाइन हाईलाइट कर लेना, रेम्युनरेशन रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमिटी एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले ऑडिट कमिटी कहेगा कि भाई 10 लाख रुपए का क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन होना चाहिए। देन उसने क्या किया, सिर्फ रिकमेंड किया, रिकमेंड मतलब बताया ना, उसे अप्रूव कि हाँ 10 लाख ठीक है या नहीं है, उसका अप्रूवल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओके हमारी तरफ से भी 10 लाख रुपए ओके है।
अब उसका फाइनल डिसीजन, क्योंकि कंपनी किसकी है, कंपनी है हमारे मेंबर्स की, तो उसका फाइनल डिसीजन मेंबर्स करते हैं एजीएम के अंदर कि यस 10 लाख रुपए हम भी क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो जनरल मीटिंग के अंदर एक नॉर्मल रेजोल्यूशन यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है और रेम्युनरेशन डिसाइड होता है। ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है, तो रिकमेंड तो करता है ऑडिट कमिटी, अप्रूव करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सब्सिक्वेंटली उसे रेटिफाई करते हैं शेयर होल्डर्स। तो फाइनल अब हाथ में किसके हुआ, फाइनल डिसीजन हाथ में किसके हुआ, यस फाइनल डिसीजन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के हाथ में है ना। तो सिंपल सा है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख देते हैं, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन तो रिकमेंड recommended by audit committee, approved by board of directors and ratified by shareholders. Okay, मैम रेटिफाइड का मीनिंग क्या होता है? रेटिफाइड का मतलब होता है कि ये जो अप्रूवल मिली है इसका फाइनल डिसीजन लेना। ठीक है, इस अप्रूवल को रेटिफाई करना मतलब इसका फाइनल डिसीजन लेना, वो लेते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। सेम है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में भी होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो ना बोल सकते कि भाई आप ना 10,000 रुपए दे दो, उनको क्या पता क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, हमारा कितना वर्कलोड है, शेयर होल्डर्स तो हम भी हो सकते हैं ना, बट पावर आप लोगों के पास है एज पर कंपनीज एक्ट, तो आपका रेटिफिकेशन उसका आप करते हैं, है ना, कि फाइनल डिसीजन हमने आपको बता दिया है, आप इस अमाउंट को कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने कहा ना आपको कि भाई 10 लाख रुपए हमें देने हैं, सॉरी बढ़ा नहीं सकते आप इसे, ठीक है, आप इसे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक क्राइटेरिया होता है, आपको पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अच्छे से डिस्कशन करना होता है कि भाई हमारी कंपनी के अगेंस्ट है या नहीं है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देंगे तो ही आपका अमाउंट क्या कर सकते हैं, आप लोग कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी उसको कम नहीं कर सकते। और आपको पता चला कि भाई मान लो ये ऑडिटर तो मेरे ही घर का है, इन्होंने मेरे रिलेटिव को ही कर दिया, तो मैं एक काम करता हूँ उसका 1 लाख रुपए इधर बढ़ा करके उसे घर पे जा करके 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, है ना। तो नो, आप केवल उसके ऊपर क्या लगा सकते, फाइनल मोहर लगा सकते कि यस रेटिफाई कर दिया हमने, 10 लाख बोला था, 10 लाख पे सिग्नेचर हो गए। आप कम कर सकते, कम होने का कोई रीजन होना चाहिए, बट जो अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दे दी आप उस अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रेटिफिकेशन का मीनिंग हो गया फाइनल अप्रूवल देना। तो केवल आप एग्जाम में क्या करके जाएं, ये पेपर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इससे भी आपका हो जाएगा पूरा। चलिए, तो कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट हो गई हमारी, हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला। ठीक है, कल का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो पढ़ाऊंगी वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो सारे पढ़ेंगे। अगले कम से कम 6 से 7 दिन हमारा कंपनीज एक्ट चलने वाला है। ठीक है, ऑडिट नहीं चल रही है अब हमारी कंपनीज एक्ट चलेगा, कंपनीज एक्ट 2013। आप अपने अपने नोट्स अगर आपने प्रिंट आउट नहीं लिए अभी तक तो कंपनीज एक्ट वाला पर्टिकुलर चैप्टर आज जरूर प्रिंट आउट ले लेना, है ना। चैप्टर 10 करके आपको गिवन है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम शेयर कर देना। हाँ,